एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 11। धीमे चले लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जेरी उज़मैन, उन्होंने क्लास के पहले ही दिन फिल्म फोटोग्राफी के अपने छात्रों को दो समूह में बांट दिया। उन्होंने समझाया कि क्लास में बाईं ओर बैठे प्रत्येक छात्र को मात्रात्मक समूह में माना जाएगा। उनकी ग्रेडिंग सिर्फ काम के मात्रा के आधार पर होगी। क्लास में अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए फोटो की संख्या को गिनने, करीब 100 फोटो के ए रेटिंग, 90 फोटो को बी रेटिंग, 80 फोटो को सी रेटिंग और इसी तरह से अन्य रेटिंग दी जाएगी। इस बीच क्लास में दाईं ओर जितने छात्र थे वे गुणवत्ता समूह में माने जाएंगे। काम की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएगी। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फ़ोटो देनी थी, लेकिन वह ऐसी होनी चाहिए थी कि उसे ए रेटिंग मिले। यह फ़ोटो सटीक होनी जरूरी थी। सत्र के अंत में वे चकित रह गए कि सभी अच्छे फ़ोटो मात्रात्मक समूह द्वारा दिए गए थे। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फ़ोटो लेने, विभिन्न संयोजनों और लाइटिंग के साथ प्रयोग करने और डार्क रूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे और साथ ही वे गणितियों से सीखते चले गए। सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में वे इस विद्या में महारत हासिल कर चुके थे। इस बीच गुणवत्ता वाला समूह केवल सटीक फोटो के लिए ही बैठा रहा। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था, बस अस्थापित बातें और एक मामूली फोटो। इसी प्रकार की एक कहानी डेविड बायन्स और टेड आयरलैंड की पुस्तक आर्ट एंड फियर में है। उसके लिए हमने अनुमति लेकर यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेजी से वजन कम करने का उपाय, मसल्स बनाने का श्रेष्ठ प्रोग्राम, साइड जॉब का सबसे अच्छा उपाय। हम सबसे अच्छे उपाय पर इतना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। वॉल्टेयर ने एक बार लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। मैं इसे काम में प्रवृत्त होने और कार्यशील होने के बीच का अंतर कहता हूँ। दो विचार लगते तो एक समान है, लेकिन एक समान होते नहीं हैं। जब आप काम में प्रवृत्त होते हैं तो रणनीति और योजना बनाकर सीख रहे होते हैं। ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता है। दूसरी ओर क्रियाशील होना एक प्रकार का व्यवहार है जो परिणाम देता है। यदि मैं किसी आनेक के लिए 20 विचार रखता हूँ जिसे मैं लिखना चाहता हूँ, तो यह कार्य में प्रवृत्त होना है। यदि मैं वास्तव में बैठकर अनेक लिखता हूँ तो यह क्रियाशील होना है। बेहतर आहार योजना की खोज करना और उसके लिए इसी विषय की पुस्तक पढ़ना आदि प्रवृत्त होना है। यदि आप सेहतमंद आहार खाने लगते हैं तो यह क्रिया है। कई बार प्रवृत्त होना या हरकत में आना उपयोगी रहता है, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं उपजेगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप अपने प्रशिक्षक से कितनी बार बात करते हो कि आपका शरीर ठीक हो सके, लेकिन इससे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। केवल वर्कआउट करने से ही आपको वह मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि प्रवृत्त होने से कोई परिणाम नहीं निकलता है तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम इसलिए करते हैं हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे योजनाबद्ध करना चाहते हैं या और सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह इसके लिए करते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम बिना असफलता व जोखिम लिए कुछ प्रगति कर रहे हैं। हम में से अधिकांश निंदा से बचने में माहिर है। सबके समक्ष विफल होना किसी को भी पसंद नहीं है।
इसलिए हम ऐसे हालात से बचने की कोशिश करते हैं। यदि सबसे बड़ा कारण है कि आप क्रिया करने से पहले हरकत में आते हैं, आप असफलता को टालना चाहते हैं। हरकत में आना और अपने आप को समझाना आसान है कि आप कभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं, मेरी 4 संभावित क्लाइंट्स से अभी वार्ता हुई है। यह अच्छा है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने अपने द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक के लिए कुछ विचारों पर चिंतन किया है। यह सब व्यवस्थित हो रहा है। प्रवृत्त होने या हरकत में आने पर आपको लगने लगेगा कि आपकी चीज़ें हो रही है, लेकिन वास्तव में आप कुछ कर लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि तैयारी में तानमतोड़ होने लगे तो आपको कुछ बदलने की आवश्यकता रहती है। आप सिर्फ योजना बनाना नहीं चाहते, आप अभ्यास भी करना चाहते हैं। आप किसी एक आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसकी चाबी बार बार दोहराव करने में है, सटीक होने में नहीं। आपको नई आदत की हर विशेषता पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र अभ्यास करना है। यह तीसरे नियम की फलश्रुति है। आपको बस इसे बार बार करते रहना है। नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? आदत बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार दोहराव के कई व्यवहार धीमे धीमे स्वचालित हो जाते हैं। किसी क्रिया को जितना दोहराते जाएंगे, मस्तिष्क की संरचना बदलकर उक्त क्रिया के प्रति अधिक प्रभावी होती जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कहते हैं, जो क्रिया के ताज़ा पैटर्न के आधार पर मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। हर दोहराव के साथ कोशिका से कोशिका तक सिग्नलिंग सुधरती जाती है और न्यूरॉन संबंध मजबूत होता जाता है। इसे सबसे पहले न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हैब ने 1949 में बताया था, इसलिए इसे हेब्स लो कहा जाता है। न्यूरॉन जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ जुड़ते रहते हैं। बार बार कोई आदत दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट बदलाव आते हैं। संगीतकार में सेरिबेलम उन लोगों में बड़ा होता है जो संगीतकार नहीं होते हैं। सेरिबेलम शरीर के हलचल के लिए जरूरी होता है, जैसे गिटार के तार चलाना या वायोलिन बजाना आदि। गणितज्ञ की इफिरियन पैराइटन लोब्यूल, इसमें ग्रे मैटर बढ़ा हुआ होता है, जो गणना और जोड़घटाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी आकृति का संबंध उस क्षेत्र में बिताए समय से होता है। जितने पुराने गणितज्ञ आप होते जाएंगे, जितना अनुभव आता जाएगा, यह उतना ही ग्रे मैटर बढ़ता जाएगा। जब वैज्ञानिकों ने लंदन में टैक्सी ड्राइवर के दिमाग का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस स्थानिक स्मृति में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र गैर टैक्सी ड्राइवर की तुलना में टैक्सी ड्राइवर में काफ़ी बड़ा था। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह थी कि हिप्पोकैम्पस के आकार में तब कमी आई जब कोई ड्राइवर सेवानिवृत्त हो गया। नियमित वजन प्रशिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले शरीर की मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र उस तरह दन जाते हैं जैसा उनका उपयोग किया जाता है, और जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो उनका क्षय हो जाता है। निसंदेह आदतों को स्थापित करने में पुनरावृत्ति में महत्व को तब मान्यता दी जा चुकी थी जब तक कि न्यूरोसाइंटिस्ट ने इसको इस ओर जागना शुरू तक नहीं किया था। 1860 की अंग्रेजी दार्शनिक जॉर्ज एस डेविस ने कहा था, एक नई भाषा सीखने में, एक वाद्य यंत्र बजाने में या अनभ्यस्त शरीर को गतिविधि को करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जिन चैनलों के माध्यम से प्रत्येक इंद्रिय बोध को गुजरना पड़ता है वे स्थापित नहीं हुए हैं। लेकिन जल्दी से किसी भी पुनरावृत्ति से एक मार्ग खुल जाता है तो यह कठिनाई अदृश्य हो जाती है। क्रियाएं इतनी स्वचालित हो जाती है कि उनका प्रदर्शन किया जा सकता है, जबकि मन अन्यथा लगता है। सामान्य ज्ञान और विज्ञान साक्ष्य दोनों सहमत है कि पुनरावृत्ति परिवर्तन का एक रूप है। हर बार जब आप एक ही क्रिया करते रहते हैं तो आप
एक विशेष न्यूरल सर्किट को उस आदत के साथ जोड़कर सक्रिय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अपने दोहराव को करना एक अहम कदम है जो आपकी नई आदत का द्वार खोल रहा है। इसी कारण से जिन विद्यार्थियों ने कई फोटो लिए थे, उनके कौशल में सुधार आता चला गया, जबकि जिन लोगों ने सटीक फोटो का चिंतन ही किया, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक ग्रुप सक्रिय अभ्यास और दूसरा सीखने की निष्क्रिय प्रक्रिया में लगा था। एक क्रिया में था और एक हरकत में। सभी आदतों में सहज व्यवहार में स्वचालित व्यवहार तक एक समान प्रक्षेप पथ होता है। इस प्रक्रिया को स्वचालितता कहा जाता है। स्वचालितता प्रत्येक चरण के बारे में सोचे बिना एक व्यवहार करने की क्षमता है। यह तब होती है जब अचेतन मन अपने को संभाल लेता है। यह कुछ इस तरह से दिखती है। चित्र 11। शुरुआत में बिंदु ए। एक आदत को करने के लिए अच्छे प्रयासों और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कुछ पुनरावृत्तियाँ यानी बिंदु बी के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सचेत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्राप्त अभ्यास यानी बिंदु सी, इसके साथ आदत सचेत से ज़्यादा स्वचालित हो जाती है। इस सीमा के आगे आदत रेखा कामोवेश सोचे समझे बिना व्यवहार को किया जा सकता है। इस तरह नई आदतें बन जाती है। आगे आप देखेंगे कि ऐसा क्या नज़र आता है जो शोधकर्ता वास्तविक आदत के लिए स्वचालितता के स्तर को ट्रैक करते हैं, जैसे प्रत्येक दिन 10 मिनट तक चलना। इन चार्टों के आकार को वैज्ञानिक सीखने की अवस्था कहते हैं। इनसे व्यवहार परिवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चलता है कि आदतें आवृत्ति पर आधारित होती है, समय पर नहीं। चित्र 12। यह ग्राफ किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसने प्रत्येक दिन नाश्ते के बाद 1 मिनट तक चलने की आदत बनाई। ध्यान दें कि जैसे जैसे पुनरावृत्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वचालितता तब तक आती जाती है जब तक कि व्यवहार उतना आसान और स्वचालित न हो जाए। एक आम प्रश्न मैं सदैव सुनता हूँ, नई आदत बनाने के लिए लंबा समय लगता है, लेकिन लोगों को वास्तव में यह पूछना चाहिए कि नई आदत बनाने में कितने दोहराव लगते हैं। प्रश्न यही है कि एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए कितनी पुनरावृत्ति आवश्यक है। इस तरह से कितनी बार करना होगा ताकि यह स्वचालित आदत हो जाए। आदत बनाने के संबंध में समय बीतने को लेकर कुछ भी जादुई नहीं है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 दिन, 30 दिन या 300 दिन हो गए हैं। मायने वह दर रखती है जिस पर आप व्यवहार करते हैं। आप कुछ 30 दिनों में 2 बार या 200 बार कर सकते थे। आवृत्ति से ही असली फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान आदतों को यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों पुनरावृत्तियों से आप में समाविष्ट किया गया है, नई आदतों में समान स्तर की आवृत्ति की आवश्यकता होती है। आपको तब तक पर्याप्त सफल प्रयासों को एक साथ करने की आवश्यकता होगी जब तक कि व्यवहार आपके दिमाग में दृढ़ता से अंतर्निहित न हो जाए और आप आदत रेखा को पार न कर लें। व्यवहार में यह वास्तव में मायने में नहीं रखता है कि किसी आदत को स्वचालित होने के लिए कितना समय लगता है। मायने यह रखता है कि प्रगति करने के लिए जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है, आप उन्हें करते हैं। कोई कार्य पूरी तरह से स्वचालित है या नहीं, यह कम महत्व का होता है। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास को होते रहने देने का सबसे प्रभावी उपाय व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, का पालन करना ही है। बाद के अध्याय में बताया जाएगा कि इसे सटीक ढंग से कैसे करते हैं। अध्याय का सार, व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनानी नहीं बल्कि अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दें, न कि सिर्फ हरकत पर। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिनमें व्यवहार
अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज़्यादा स्वचालित होने लगता है। जितना समय आप आदत को कर रहे हैं वह अहम नहीं है, कितनी बार कर रहे हैं वह महत्व रखता है। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में अपने देखेंगे प्रकरण 12, कम से कम प्रयास का नियम। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।